नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, अपने राज्य में बेर की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है क्योंकि इनके बाग अपने प्रदेश में आसानी से लग जाते हैं और इससे किसानों को अच्छा फायदा भी मिलता है। लेकिन कभी कभी इन बागों में कीट और रोगों के अधिक प्रकोप से नुकसान भी हो जाता है। तो बागवान बेर के बाग में इस समय कौन कौन से जरूरी उपायों को अपनाए जिससे बेर के बाग से अधिक फलोत्पादन मिले, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव से। बारिश जहाँ ज्यादा होती है तो घास भी बहुत ज्यादा हो जाती है बगीचे में, तो जो बीच में जगह बचती है उसमें हम हैरो चलवा के उसकी मतलब मिट्टी में मिला देते हैं घास को और थावलों को साफ रखते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखें कि कोई भी शाखाएं जमीन से नहीं टकरानी चाहिए, मतलब क्योंकि सॉइल सरफेस से जो शाखा टच होती है उसमें जो सॉइल बोर्न डिजीज है वो उनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए कोई भी फल वृक्ष का बगीचा हो उसमें यह विशेष ध्यान रखें कि जमीन से लगती हुई कोई शाखाएं हैं तो उनको काट दें। किसान भाइयों, फलों में बेर को गरीबों का मेवा कहा जाता है क्योंकि इसमें कई तरह के विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका फल काफी सस्ता होता है और आसानी से सभी जगह पर मिल जाता है। इसके बाग अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। इसकी बागवानी से किसान अच्छा लाभ भी कमाते हैं। किसान भाइयों, बेर के बाग में पुष्पन से फलन की अवस्था पर कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप भी होता है। जो बागवान इसकी सही पहचान करके समय पर नियंत्रण कर लेते हैं उन्हें अधिक फलोत्पादन मिलता है। एक इसका जो मुख्य रोग है वो है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको छाछिया रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर सबसे पहले जो इसका प्रकोप होता है पत्तियों के ऊपर आता है, तो पत्तियों पे जैसे राख जैसे सफ़ेद सा पाउडर जम जाता है पत्तियों के ऊपर, क्योंकि ये जो रोग है पहले पत्तियों पे आएगा उसके बाद में फलों पे आएगा, तो फल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और मार्केट में उसका दाम अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए फंजीसाइड जो जैसे केराथेन है या कोई भी जो सिस्टेमिक फंजीसाइड वगैरह होती है उनका हम स्प्रे करते रहें और अपने फल बगीचे को इन कीट बीमारियों से दूर रखें। बागवान भाइयों, यदि बेर के फलों पर काले धब्बे दिखाई दें तो इसकी रोकथाम के लिए 250 ग्राम मैंकोजेब 75 WP का 100 लीटर पानी में घोल तैयार करके 15 दिनों के फासले पर छिड़काव करना चाहिए। जो अपनी फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी जिसको बोलते हैं, क्योंकि बेर में बहुत ज्यादा इसका प्रकोप होता है फल मक्खी का, तो फल मक्खी क्या करती है, जैसे ही हमारा फल बन जाता है उसके बाद में उस नई ग्रोथ मतलब जो डेवलपिंग फ्रूट होता है उसमें वो एग लेइंग करती है, अंडे देती है, और वो जो अंडा है बाद में जैसे जैसे फल बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा बन के और उसमें फल को अंदर ही अंदर खा के सड़ा देते हैं। जब फल हम बाहर से देखते हैं तो एकदम चमकीला स्वस्थ दिखता है, पीला रंग का हो जाता है, लेकिन जैसे ही काटते हैं तो अंदर लट हमको दिखाई देती है, वो फल मक्खी की लट होती है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी फल बनने की अवस्था आए उस समय हमको इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे मतलब फ्रिक्वेंटली करते रहना चाहिए। बेर के बाग में अधिक नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कीट है फल बेधक और फल मक्खी। क्लोरोपाइरिफॉस प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। छिड़काव करने के 1 सप्ताह तक फल नहीं तोड़ना चाहिए। फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंदर से छिड़काव करना चाहिए। फल मक्खी में एक काम और किया जा सकता है कि इसमें इसके नियंत्रण के लिए जो मिथाइल यूजेनोल के जो ट्रैप होते हैं वो जगह जगह पे 1 हेक्टेयर के बगीचे में लगभग 10 से 12 जगह उसमें पेड़ों में लगा दें, ताकि उसमें उस ट्रैप में इंसेक्ट आके और उनकी पॉपुलेशन कम हो जाए। एक इसमें किसानों को महत्वपूर्ण कार्य ये भी करना चाहिए, जो फल मक्खी से प्रभावित है और वो जमीन पे गिर गए हैं उनको उठा के गड्ढा खोद के गड्ढे में दबा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ गंदगी रहेगी तो उसका जो चक्र है कीड़े का
अंडा, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट, वो जो चक्र है वो नहीं टूटेगा, और वो नहीं टूटेगा तो साल दर साल वो रोग, जो कीट है हमारा, आता रहेगा। इसलिए फल बगीचों के अंदर साफ सफाई बहुत आवश्यक है। साफ सफाई रखेंगे तो कीड़े बीमारियों का जो प्रकोप है वो बहुत कम होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारी, अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गेंदा फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गेंदा की नर्सरी डाली थी, उनकी पौधे रोपाई के लिए तैयार हो गई है। तो किस तरह से करें गेंदा के पौधों की रोपाई जिससे आने वाले दिनों में अधिक फूलों की प्राप्ति हो, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। गेंदा एक ऐसी फसल है या ऐसे फूल वाली फसल है जिसका कि हमारे देश में, चाहे वो पूरब से पश्चिम हो या उत्तर से दक्षिण हो, हर जगह, हर समय, हर चीज़ में जो गेंदा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात का और विशेष रूप से मैं बताऊं कि गेंदा अगर हम कुछ खास समय का ध्यान रखते हुए अगर खेती करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है। अगर हम नवंबर दिसंबर, जिस समय दीपावली का समय होता है, इस बात को ध्यान रखते हुए अगर खेत में गेंदे की फसल की रोपाई कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। खास किस्मों का विशेष रूप से गेंदा की फसल के लिए हमें ज़रूरत होती है। उन किस्मों का चयन हम हमेशा ध्यान में रखते हुए ही खेती करें। प्रमुख जातियाँ या प्रमुख प्रजातियों की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है जाइंट डबल अफ्रीकन नारंगी या जाइंट डबल अफ्रीकन पीला या कैंकर जैक और पूसा नारंगी, पूसा बसंती या ऑरेंज जुबली आदि कुछ गेंदे की प्रमुख किस्में हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो उपयोग में आती हैं वो है अफ्रीकन गेंदा या हजारिया गेंदा। इसके अलावा किसान भाई चाहें तो जो जाफरी गेंदा है, इसका इस्तेमाल भी हमारी जो गेंदे की फसल की प्रजातियों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी आपने गेंदा की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि की तैयारी तथा संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। जब भी हम गेंदे की खेती करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारी जलवायु है वो हमेशा गेंदे की फसल के लिए नम जलवायु बहुत अच्छी होती है। बहुत अधिक तापमान में भी हमारे गेंदे के फूलों का आवक कम आती है या पुष्पन बहुत कम आता है। दूसरी बात आती है भूमि का चयन व तैयारी। तो जब हम भूमि का चयन कर रहे हैं तो ऐसी भूमि का चयन करें जहाँ पे खेत में पानी ना भरता हो, भुरभुरी मिट्टी हो या दोमट मिट्टी हो, और साथ ही साथ नमी अच्छी तरीके से बनी रहे। इसके साथ ही साथ खेत को अच्छी तरीके से कल्टीवेटर से 2 से 3 बार जुताई करें। जुताई करने के बाद उसको समतल करें और समतल करने के बाद हम उसमें रोपाई करें। हमेशा खाद जो होती है वो प्रारंभिक स्तर पर जब हम तैयार करते हैं खेत को, उसी समय आपको देना होता है। इस बात का ध्यान रखें कि लगभग 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करें तो खेत में कार्बन बढ़ जाएगा और जो सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या बढ़ जाएगी और पौधों को जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो बड़ी आसानी से हमारे फसल को प्राप्त होंगे। साथ ही जो हमारी नाइट्रोजन है वो लगभग 60 किलोग्राम और जो फास्फोरस है वो 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करना है और पोटास की जो मात्रा है वो 50 किलोग्राम। मतलब नाइट्रोजन की 60 किलोग्राम मात्रा की आधी मात्रा 30 किलोग्राम और जो स्पूर है उसकी पूरी मात्रा 75 किलोग्राम और जो हमारी 50 किलोग्राम पोटास की मात्रा है उसकी पूरी मात्रा बुआई के पहले ही हमको खेत में अच्छी तरीके से मिला देना है गोबर की खाद देने के बाद। और जब हम बुआई या रोपाई करते हैं, रोपाई के बाद इनका सही मात्रा में उपयोग हो। जो नाइट्रोजन है उसको 3 भाग में देना है। पहला भाग जो है आधी मात्रा हम प्रारंभिक स्थिति में देते हैं, दूसरी मात्रा हम 20 से 25 दिन पर जब भी हम सिंचाई करते हैं उस दौरान दें, और दूसरी जो मात्रा है वो लगभग 45 से 50 दिन की स्थिति पे हमको जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसको खेत में अच्छी तरीके से डालना है ताकि हमारी बढ़वार पौधों की बहुत अच्छी हो और समय पर पौधों की वृद्धि व पुष्पन बहुत अच्छा प्राप्त हो। गेंदा की फसल का उचित वृद्धि और विकास हो तथा उसमें किसी भी प्रकार का भूमि जनित रोग नहीं आए, इसके लिए आपको पौध का उपचार करते हुए सही समय पर वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई किस तरह से करनी है, आइए जानते हैं। पहले इसकी अच्छी तरीके से नर्सरी तैयार करें और नर्सरी तैयार करने के बाद ही हम इन पौधों की रोपाई करें। जब पौधे हमारे लगभग 1 महीने 20 से 25 दिन के हो जाएं, लगभग आधा फीट के लगभग हो जाता है और उस वक्त पौधे मजबूत भी हो जाते हैं, उनको निकालें और आसानी से निकालकर हम हमारी इन पौधों की जड़ों को लगभग 3 से 4 मिनट तक जो हमारा ट्राइकोडर्मा होता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी का लगभग 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें इसको डिप करके रखें और ताकि फंगस वाली जो बीमारियां हैं उसकी समस्या न आए। इसके अलावा पौध लगाने का समय जो मैंने आपको बताया था उस समय आप इस
बात का ध्यान रखें कि जो दूरी है हमारे पौध से पौध की दूरी, और उसमें विशेष रूप से बात आती है हाइब्रिड किस्म की। तो हाइब्रिड किस्म की गेंदों की जब भी हम बुआई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी, और जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी वो भी 45 सेंटीमीटर होगी। और जो हमारी जो देसी वैरायटी हैं, देसी किस्में हैं, उनमें लगभग 30 से 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखकर हमको बुआई करनी है। तो सभी पौधों को अच्छा प्रकाश भी मिलता है। खाद जो हम डालते हैं या जो हम उर्वरक देते हैं उसका सभी पौधों को समन्वित रूप से उपयोग होता है और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। प्रदेश में अलसी की खेती कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। इसका औद्योगिक महत्व अधिक है, जिससे इसका अच्छा मूल्य किसानों को मिल जाता है। इसके तेल का दवाई, पेंट्स, वार्निश और स्नेहक बनाने के साथ साथ पैड, इंक तथा प्रेस प्रिंटिंग हेतु स्याही तैयार करने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अलसी की खली दूध देने वाले पशुओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो इन सभी लाभों को ध्यान में रखते हुए जो किसान भाई अलसी की खेती करना चाहते हैं, वे कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे करें, इसके लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जो किसान भाई तीसी लगाना चाहते हैं और उनके खेत की तैयारी जो है, इसके लिए आपको दो तरह से है। एक पैरा क्रॉपिंग है, दूसरा आप जो है ट्रेडिशनल सिस्टम है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि तीसी लगाने का भी समय सामने आ चुका है। इसीलिए तीसी के लिए अच्छी वेराइटियां हैं, जैसे दिव्या, सुरभि, आपका गरिमा, आपका पार्वती, मीरा, रश्मि, साबा और तीसी, ये प्रभेद अच्छी वेराइटियां हैं। इनको भी आप लगा सकते हैं और ये लगाने का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर रहता है। अलसी की फसल के लिए काली भारी एवं दोमट मटियार मिट्टी उपयुक्त होती है। अधिक उपजाऊ मृदाएं अच्छी समझी जाती हैं। भूमि में उचित जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। अलसी की फसल को ठंडी व शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। अलसी के उचित अंकुरण हेतु 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा बीज बनाते समय तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो पैरा क्रॉपिंग में आप जो है बिना खेत की जुताई किए धान के खेत में ही ये कटने के 15 दिन पहले ही उसको छिड़काव करते हैं। अगर आप जो है खेत खाली करके उसमें जुताई करेंगे, गहरी जुताई करके, फिर उसको मिट्टी ये आप रोटावेटर चला करके बढ़िया ढंग से मिट्टी को भुरभुरा कर लें और फिर उसमें खाद की मात्रा जो 80-30-20-20 है, सिंचित अवस्था या असिंचित अवस्था 30-20-20-20 है, इसको डालेंगे तो आपका खेत में पहले से तैयारी हो जाएगा। और उसमें अच्छी जो वैरायटियां हैं, दिव्या या सुरभि, गरिमा, पार्वती, मीरा और रश्मि, साबा और तीसी, तो ये जो प्रियम, ये प्रभेद जो है आप बढ़िया ढंग से लेकर के लगभग बीज की मात्रा 20 से लेकर के 25 किलोग्राम लगेगा। बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम की 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए अथवा ट्राइकोडर्मा हार्जियनम की 5 ग्राम एवं कार्बाक्सिन को उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। और इसको लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध जो है 5 से 10 सेंटीमीटर पर लगाएंगे और यह जो है आपको अच्छा से अच्छा लाभ देगा। लगभग 12 से लेकर के 17 कुंतल आराम से आपको ये उत्पादन मिलेगा। खरपतवार प्रबंधन के लिए बुआई के 20 से 25 दिन पश्चात पहली निराई गुड़ाई एवं 40 से 45 दिन पश्चात दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अलसी की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन हेतु एलाक्लोर 1 किलोग्राम संक्रिय तत्व को बुआई के पश्चात एवं अंकुरण के पूर्व 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करें। तो तिलहन में सरसों और तीसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में लगाएं। और अगर तीसी लगाने के लिए आपके पास ज़मीन खाली नहीं है तो धान कटने के 15 दिन पहले ही तीसी खेत में ही बुन दीजिए और धान कट जाएगा। उसके बाद पैरा क्रॉपिंग के रूप में आप बढ़िया ढंग से तीसी ले सकते हैं। तब तक आपका वो मॉइस्चर से वो आपका पौधा उठ चुका रहेगा। और कटिंग अगर धान कटते समय थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका ब्रांचिंग अच्छा होगा। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारी। प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
राज्य मौसम विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर श्री गंगानगर में आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम दिशा से हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। देशी कपास में चितकबरी सुंडी का प्रकोप दिखाई देने पर नीम की निम्बोली का 5% अर्क या क्यूनोल फॉस 25 EC 2 मिलीलीटर या फेनवलरेट 20 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। वर्षा की कमी होने पर किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गन्ने की जड़ों के आसपास में मिट्टी चढ़ा दें। फसल में पायरिला कीट के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 1 लीटर या मेलाथियोन प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किन्नू के बागों में रोगों और अन्य कारणों से रोकने हेतु कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या प्रोपिनेब 70 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में मिलाकर छिड़काव करें। प्रयोग किए जाने वाले घोल में जिब्रेलिक एसिड 20 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव बलवा जिला नागौर के किसान सूर्यकांत राठौड़ ने। आप पशुओं में गलघोटू रोग की पहचान और उसके बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो सूर्यकांत जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। प्रदेश के जो किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं उनके लिए बरसात का मौसम काफी परेशानियों से भरा होता है, क्योंकि इस समय पशु सबसे अधिक संक्रमित रोगों की चपेट में आते हैं। ऐसे संक्रमित रोगों में से आज बात कर रहे हैं गलघोटू रोग की। गलघोटू गाय और भैंसों में होने वाला एक बहुत ही घातक और छूत रोग है, जो कि अधिकतर बरसात के मौसम में होता है। ये गायों की अपेक्षा भैंसों में अधिक पाया जाता है। ये रोग बहुत तेजी से फैलकर बड़ी संख्या में पशुओं को अपने चपेट में लेकर उनकी मौत का कारण बन जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, गले में सूजन आना, सांस लेने में तकलीफ होना और सांस लेते समय घर घर की तेज आवाज होना आदि शामिल है। इस रोग में कई बार बिना किसी स्पष्ट लक्षणों के ही पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए रोग निरोधक टीके लगाए जाते हैं। पहला टीका 3 माह के आयु में, दूसरा 9 माह की अवस्था में और उसके बाद हर साल ये टीका लगाया जाता है। ये टीके कई पशु चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क भी लगाए जाते हैं। अगर पशु इस रोग के चपेट में आ जाए तो उसे अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और तुरंत ही पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। सही समय पर उपचार दिए जाने पर रोगग्रस्त पशु को बचाया जा सकता है। इसके अलावा पशुशाला की नियमित सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाएं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से उनकी धुलाई आवश्यक है। साफ बर्तन में ताजा पानी भरकर मवेशी को पीने को दें। मवेशियों के शरीर की सफाई पर पूरा ध्यान दें। साथ ही पशुओं के आहार में दाना मिश्रण के साथ विटामिन और खनिज लवण का समावेश करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी